जो है ये सेवा क्षेत्र के उदाहरण है, ठीक है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कमेंट में आंसर जरूर डालें कि जो बिजली है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो बिजली है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिजली। बिजली ये भी 10 कट्ठा खेत है, ये भी 10 कट्ठा खेत है, तो दोनों में क्या होगा? दोनों में गेहूं बराबर होगा। यहाँ 2500 का मिलेगा। अब वो लोग घरे घर तक नहीं पूछेंगे कि आपके पास जियो का सिम है, आपका रिचार्ज खत्म है, आप करवा लीजिए, ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे बहुत ज्यादा समय लगेगा, पता चलेगा कि उम्र पार हो गया एक राज्य में पार करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कॉल सेंटर। वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी ब्लूप्रिंट परिवार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवा। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी बात के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं अपने पहले वाले स्लाइड को। और ये गया एरोप्लेन। और ये देखिए हमारा पहला वाला स्लाइड है बेरोजगार। हमारा पहला वाला स्लाइड क्या है बच्चों? तो हमारा पहला वाला स्लाइड है बेरोजगार। तो देखिए बेरोजगार किसे कहते हैं? बेरोजगार बेसिकली हम उसे कहते हैं, यानी कि बेरोजगार वैसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें उचित मूल्य पर, उचित पारिश्रमिक पर कार्य नहीं मिलता और उन्हें मनचाहा कार्य नहीं मिलता। यहां पर हम डिफिनेशन को पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे। देखिए ऐसे लोग जो काम करने के लायक हो और जिन्हें इच्छा के अनुसार उचित पारिश्रमिक पर कार्य नहीं मिलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता और उसे उचित पैसा नहीं मिलता उस काम के बदले, तो वो व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों की तस्वीर लगी है। भारत में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो कि भारत के लिए एक काफी ज्यादा दुखद घटना है, ठीक है। तो ऐसा आप करें कि आप अच्छे से पढ़ें ताकि आप जीवन में बेरोजगार ना रहें और आप इस लिस्ट में ना आए, ठीक है। तो इस टॉपिक से इस पॉइंट को हम लोग कवर किया और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमें। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है? तो रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक है। अब देखिए रोजगार किसे कहते हैं? यानी कि जिस व्यक्ति को काम मिल जाता है और जो व्यक्ति को उचित मूल्य पर उसे मनचाहा काम मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम रोजगार बोलते हैं। और देखिए रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब कि जब जब रोजगार बढ़ेगा तब तब क्या होगी? तब तब सेवा बढ़ेगा। यानी कि एक तरफ रोजगार, लोगों को रोजगार मिलेगा तो सेवा क्या होगा? बढ़ेगा। इधर रोजगार बढ़ेगा तो इधर सेवा भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो रोजगार और सेवा एक दूसरे के क्या है? पूरक है। यानी कि रोजगार के बढ़ने से अगर सेवा बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक है। यानी कि व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो सीधी सी बात है कि उत्पादन के वस्तुओं में ज़्यादा वृद्धि होगी और उसी को तो हम लोग सेवा बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब रोजगार बढ़ेगा तो सेवा बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। ये वाला पॉइंट भी हमने आपको समझा ही दिया कि अगर रोजगार में वृद्धि होगा तो सेवा क्षेत्र का क्या होगा? विस्तार होगा। यानी कि जब व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो चीज़ों का उत्पादन और भी ज़्यादा होगा। अगर मान के चलिए व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ें बनाएगा और वो चीज़ें जो होंगी, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बनती है। इसीलिए अगर रोजगार बढ़ता है तो सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है, ठीक है। इस वाले स्लाइड को आप समझ गए होंगे और आते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। ये गया आपका एरोप्लेन। ये आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो छिप जाती है। आपने लुक्का छिपी का खेल खेला होगा, लेकिन वो छिपा हुआ खेल है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं छिपी हुई बेरोजगारी को। तो देखिए यदि किसी कार्य में उत्पादन सीमित हो और उसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति होने पर उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिलती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा। मान के चलिए यहाँ पर ये जो लोग हैं, ठीक है, इनके पास 10 कट्ठा खेत है, ठीक है, 10 कट्ठा खेत है और इसमें 15 आदमी काम कर रहे हैं। तो हमको गेहूं मिला कितना? गेहूं मिला 20 बोरा, 20 बोरा या मान के चलिए 30 बोरा गेहूं मिला, ठीक है। अब मान के चलिए उसमें से 15 आदमी में से 5 आदमी कहीं चल गए। अब ये 10 आदमी अगले साल खेती किए तो क्या गेहूं कम हो जाएगा? गेहूं फिर भी 15 बोरा निकलेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो 5 व्यक्ति थे वो बिना मतलब के लगे थे। वो काम तो कर रहे थे लेकिन उससे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। 15 के बदले 30 के बदले 40 बोरा गेहूं नहीं हो रहा था। इसीलिए इस ऐसे टाइप का रोजगार को हम क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। इस टाइप के जो रोजगार लोग होते हैं इसमें बेरोजगारी दिखती नहीं है। इसमें क्या बोलती है? लगता है आदमी कि हम रोजगार हैं, लेकिन वास्तव में आदमी क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं, छिपे हुए बेरोजगार होते हैं। तो क्या देखिए,
यदि किसी कार्य में उत्पादन सीमित हो, यदि किसी कार्य में उत्पादन सीमित हो, उसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगने के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि ना हो, तो उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। ये देखिए, ये है किसान, यहाँ पे 15 लोग लगे हैं और यहाँ पे ये एक ही अकेले लगा है। मान के चलिए अगर ये भी 10 कट्ठा खेत है, ये भी 10 कट्ठा खेत है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में गेहूं बराबरे होगा। यहाँ 2500 को आदमी लगा दीजिएगा, चाहे 5 लाख लगा दीजिएगा ना, तो वो ज़्यादा नहीं होगा, दोनों में क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी कि जो बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी, वो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पायदान पर देखने को मिलती है। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी भी मिलती है। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी तो आप समझ गए, क्योंकि खेत सीमित है और उत्पादन क्या होगा, सीमित होगा, उसमें ज़्यादा व्यक्ति लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि मौसम के प्रभाव से फसल खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में जो कृषि है वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसलिए कृषि क्षेत्र में हमें छिपी हुई बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर, और ये आया अपना एरोप्लेन। ठीक है, ये देखिए, आर्थिक विकास के मुख्य 3 क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। जो देश में जो भी सारी क्रिया हो रही है, आर्थिक क्रिया, उसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। मतलब आय प्राप्त करने वाली क्रिया, कोई कृषि करके आय प्राप्त करता है, कोई उद्योग करके प्राप्त करता है, और कोई प्राप्त करता है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया हमारा, एक हो गया कृषि क्षेत्र, एक हो गया हमारा उद्योग क्षेत्र, और एक हो गया हमारा सेवा क्षेत्र। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि क्षेत्र में कृषि से संबंधित काम आते हैं। और उद्योग क्षेत्र में क्या आता है, तो उद्योग क्षेत्र में उद्योग से संबंधित काम आते हैं। अच्छा, बैंक और ये सेवा क्षेत्र में क्या आता है, तो सेवा क्षेत्र में हमारा आता है बैंक सेवा से रिलेटेड काम, यानी कि बैंकिंग, यातायात, ये सारे जो हैं ये सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कमेंट में आंसर जरूर डालें कि जो बिजली है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो बिजली है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिजली जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट वाला स्लाइड। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे पढ़िए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के 67% लोग आय प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो पैसा कमाने के लिए कृषि क्षेत्र में काम करती है। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि कितने प्रतिशत लोग भारत के कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, तो गुरुजी 67% जो लोग हैं वो भारत के कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, तो वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप कृषि को देख लीजिए, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिलिकॉन शहर। तो सिलिकॉन शहर किसे बोलते हैं, तो सिलिकॉन शहर हम लोग बोलते हैं बेंगलुरु को। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 10 सिलिकॉन वैल्यू ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 सिलिकॉन वैल्यू ऑफ इंडिया। आपने केमिस्ट्री वाले चीज़ों में पढ़ा होगा कि जो सिलिकॉन होता है एक तरह का अर्धचालक होता है, एक तरह का तत्व होता है। तो जो उस बेंगलोर है ना, भारत का बेंगलोर शहर, वहाँ पर सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसीलिए बेंगलोर को बोला जाता है 10 सिलिकॉन वैल्यू ऑफ इंडिया। बेंगलोर को क्या बोला जाता है, 10 सिलिकॉन वैल्यू ऑफ इंडिया, वैली ऑफ इंडिया। और इसके अलावा बेंगलोर को सिलिकॉन शहर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1%। और देखिए उद्योग क्षेत्र का योगदान, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 44.9%। यानी कि जो जीडीपी होती है, जो एक साल में पूरी वस्तु बनाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा वस्तु कौन बनाता है, तो सबसे ज़्यादा वस्तु बनाते हैं सेवा क्षेत्र वाले। कौन क्षेत्र वाले, सेवा क्षेत्र वाले। और कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र मिलके 44.9% वस्तु बनाते हैं, जबकि सेवा क्षेत्र केवल अकेले ही 55.1% बना देता है। और कृषि और औद्योगिक क्षेत्र कितना बनाते हैं, तो 44.9%। और आप सवाल पूछ दे कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा योगदान है बच्चों सेवा क्षेत्र का। किसका योगदान है, तो सबसे ज़्यादा योगदान है हमारा सेवा क्षेत्र का। ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला स्लाइड आ गया हमारा। नेक्स्ट वाला स्लाइड, सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। जो सेवा क्षेत्र है उसको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। देखिए, एक है सरकारी सेवा
और एक है गैर सरकारी सेवा। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक है सरकारी और एक है गैर सरकारी, यानी कि लगभग लगभग बात प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले हम लोग सरकारी सेवा की बात करते हैं। जब देश एवं राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। यानी कि ऐसा काम जो राज्य के सरकार या फिर देश के सरकार लोगों को काम देती है और उसके बदले क्या देती है, उन्हें मासिक वेतन देती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सरकारी सेवा। जैसे सेना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेना हो गया, यहाँ पे सरकारी स्कूल तो सरकारी सेवा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इसमें जो है टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, सरकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा हो जाएगा ये रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेलवे जो है सरकारी है। ठीक है, और कुछ रेलवे प्राइवेट भी हो चुके हैं, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों में आ सकता है रेलवे, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलें कि जो रेलवे है वो क्या है, सरकारी है। यानी कि वैसा सेवा जिसके बदले सरकार जो है क्या करती है, लोगों को वेतन देती है, मासिक वेतन देती है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी सेवा बोलते हैं। इसके जैसे में देख लीजिए सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, यानी कि एरोप्लेन जो चलता है वो भी प्राइवेट और सरकारी दोनों है, यानी कि आप उसको दोनों में काउंट कर सकते हैं, लेकिन रेलवे को अभी आप सरकारी सेवा में ही काउंट करिए। सेना जो है उनको, सेना को एक महीने हर महीने सैलरी दी जाती है। जो रेलवे डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें भी हर महीने सैलरी दी जाती है। जो शिक्षक डिपार्टमेंट के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र के लोग, उन्हें भी हर वर्ष सैलरी दी जाती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सरकारी सेवा। और हम लोग देखते हैं गैर सरकारी सेवा को, तो एरोप्लेन को उड़ा देते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग गैर सरकारी सेवा के पास। तो देखिए गैर सरकारी किसे बोलते हैं, जब सरकार अपने द्वारा संचालित, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लाइन मिस्टेक हो गई। ठीक है, गैर सरकारी सेवा, जब सरकार अपने द्वारा संचालित कार्यक्रमों को जहां लोग स्वयं ही काम करके लाभ अर्जित करते हैं तो उसे हम गैर सरकारी सेवा कहते हैं। यानी कि देखिए अगर लोग काम करके स्वयं ही अपना पैसा कमा रहे हैं, उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, बस सरकार की ज़रूरत है कि लोग हमारा ये काम कर दें। जैसे नगर पालिका वगैरह में भी बहुत से लोग काम करते हैं, कचरा वगैरह उठाने का काम, बहुत से लोग पुल वगैरह बनाने का काम, तो ये सब प्राइवेट काम है, ये कोई सरकारी काम नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं गैर सरकारी सेवा। तो देखिए इसके उदाहरण है जैसे होटल, मॉल सेवा, ये सब क्या हो गए, गैर सरकारी सेवा। जैसे देखिए होटल पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, ये पूरी तरीके से प्राइवेट होते हैं। और ये हो गया हमारा मॉल भी क्या होता है, तो मॉल भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो मॉल भी हमारा क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। और ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये दोनों चीज़ आएंगे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। नेक्स्ट वाला स्लाइड में है कुछ ऐसी सेवा है जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों में आती है। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो गैर सरकारी और सरकारी दोनों में आती हैं। जैसे देखिए, जैसे में क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बस सेवा। तो देखिए एक तो होता है हमारा गवर्नमेंट स्कूल और एक होता है बच्चों हमारा प्राइवेट स्कूल। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाले लोग हैं वो तो आ गए सरकारी सेवा के अंतर्गत, और जो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले लोग हैं वो आ गए गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी संपत्ति, सरकारी लोग काम करने वाले, तो क्या आ गया, सरकारी सेवा के अंतर्गत। और ये हो गया हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट लोग काम करने वाले, तो गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखने की जरूरत है, चीज़ें आपके दिमाग में छपती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए निचले वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको रब करके देखिए। नीचे में ज़्यादातर रोजगार सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी कि ज़्यादातर जो रोजगार है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, सेवा क्षेत्र से। देखिए मान के चलिए एक 10 कट्ठा का खेत है, तो वो 10 कट्ठा है जगह, उसमें 10 कट्ठा में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, 5 या 10 लोगों को। अगर उसी 10 कट्ठा के एरिया में हम कोई कंपनी खोल देते हैं तो बेसिक सी बात है 50 लोगों को मिल जाएगा। और उसी 10 कट्ठा के एरिया में हम कोई कंपनी के साथ साथ कोई सी सेवा से उसको जोड़ देते हैं तो और भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो रोजगार है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में मिलता है, तो रोजगार मिलता है सबसे ज़्यादा हमें सेवा क्षेत्र में। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में जो है मैं यहाँ पर पेन से चला देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और यहाँ से सवाल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस वाले चैप्टर से। तो देखिए ग्रामीण
लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्य योजना। ये सारी की जो योजनाएं हैं नीचे आप देख रहे हैं, ये सब ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई, क्योंकि ग्रामीण लोगों के पास रोजगार की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, वो शहरी क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं, इसीलिए उनको रोजगार कम मिलता है। तो देखिए यहाँ पे पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की शुरुआत 1980 में हुई। बस आपको इतना ही याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1980 में। इसके बाद जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हो गई 1989 में। ये दोनों VVI क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आपके आ चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1980 में, और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, 1989 में। और ये दोनों कैसी योजना है, तो ये दोनों ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट है काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत, तो नवंबर 2004 में। काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत कब हुई, तो नवंबर 2004 में, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण योजना 1980, जवाहर रोजगार योजना 1989, और यहाँ पर काम के बदले अनाज योजना नवंबर 2004। तीनों ही क्या है, हमारा VVI पॉइंट है, तीनों का तीनों हमारा VVI पॉइंट है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला स्लाइड, नेक्स्ट वाला है ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। एक योजना आई नरेगा, वो विश्व की सबसे बड़ी योजना है जो ग्रामीण लोगों को रोजगार देती है। और नरेगा को हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, आप चाहें तो चैप्टर 1 वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। नरेगा जो होता है वो 100 दिनों के लिए ग्रामीण लोगों को रोजगार देता है। एक साल में कम से कम 100 दिन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने का प्रयास करता है, वही है नरेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नरेगा, अब जो नाम है नरेगा का मनरेगा नाम हो चुका है, पहले नरेगा था, ठीक है। और ये हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो काफ़ी बड़ी गरीबी से जूझते हुए लोग, हमारे देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें और आप गरीब रहने का प्रयास ना करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। नेक्स्ट वाला स्लाइड में है हमारा, आगे चलकर नरेगा के साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया। नरेगा जो था उसके साथ आगे चल के महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया। और महात्मा गांधी का नाम शुरू होता है बच्चों एम से, तो नरेगा के आगे एम लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मनरेगा। नरेगा के आगे एम लगा दीजिएगा तो मनरेगा, चाहे हिंदी में म लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, मनरेगा। तो देखिए नरेगा क्या बन गया, मनरेगा बन गया। कैसे बना, तो इसमें गांधी जी का नाम जुड़ गया, इसलिए नरेगा क्या हो गया, मनरेगा हो गया। मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों, तो मनरेगा की शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको मिटा के पॉइंट को इस पे एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। हाँ, नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नरेगा की शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश से। नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो नरेगा की शुरुआत हुई थी हमारी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। भारत विश्व का अग्रणी युवा देश है क्योंकि यहाँ युवा वर्ग की संख्या ज़्यादा है। जो विश्व में सबसे ज़्यादा जवान लोग हैं, सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, वो किस देश में है, भारत में। लगभग 65% जो है यहाँ पर युवा भरे हैं, 65 से 70%, ठीक है। और जो अमेरिका और चाइना जैसे देश हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बुजुर्ग भरे हैं, तो वो सब बूढ़ों का देश है। और भारत किसका देश है, तो भारत जवानों का देश है। तो देखिए भारत में जो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है, युवा है, इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, अग्रणी युवा देश बोला जाता है। देखिए यहाँ पर कितने युवा हैं, देख रहे हैं ना, भारत देश में एक एक नौकरी के लिए कितना कितना लाख वैकेंसी भरा जा रहा है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये थे भारत युवा में का अग्रणी देश है। नेक्स्ट आ गया हमारा पॉइंट आउटसोर्सिंग, जिसको हम बास्त्रोती भी कहते हैं। आउटसोर्सिंग जिसको हम बास्त्रोती भी कहते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए बास्त्रोती, तो स्त्रोती तो बच्चे इस टाइप से लिखाता है, ठीक है। स्त्रोती तो बच्चे इस टाइप से लिखाता है, लेकिन हमारे स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि हमारा जो MS वर्ड है ये इस टाइप की चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आगे फ्यूचर में मैं इसको सुधारता हूँ कुछ अगले वगैरह क्लास में, लेकिन नहीं सुधरे तो आपको इसी के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, हाँ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इस वाले स्लाइड को, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आउटसोर्सिंग। तो देखिए आउटसोर्सिंग क्या बोलते हैं, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी अपने वस्तु की पूर्ति घरेलू कंपनियों के बजाय बाहरी या विदेशी स्रोत से करती है तो उसे हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आउटसोर्सिंग। तो देखिए आउटसोर्सिंग बेसिकली क्या होता है, मान के चलिए कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है, अगर वो अपना सामान
देश से नहीं, कहीं दूसरे बाहर विदेश से मंगाता है या फिर कोई भी विदेशी कंपनी से मंगाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग, यानी कि बास्रोती माने बाहर से आएगा। कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। बाह माने बाहर और स्रोती माने आएगा, मतलब बाहरी सोर्स से आएगा। इसका मतलब क्या होता है? बास्रोती। तो आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? तो देखिए, आउटसोर्सिंग कहते हैं जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी अपने वस्तुओं की पूर्ति घरेलू कंपनियों के बजाय, घर से, घरे वाला कंपनी से नहीं मंगाएगा, बाहर वाला कंपनी से मंगाएगा, तो घरेलू कंपनी के बजाय बाहरी या विदेशी स्रोत और संस्था से प्राप्त करती है तो उसे हम लोग बास्रोती कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इंडिया का कंपनी है और सामान कहाँ से मंगा रहा है? अमेरिका से, यानी कि कंपनी क्या कर रही है? तो कंपनी कर रही है बास्रोती का कंपनी काम कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा आधारभूत संरचना। तो देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। जो आधारभूत संरचना है ये डायरेक्ट एकदम मदद करती है क्या करने में? तो उत्पादन में और व्यक्तियों को खुशहाली में। तो देखिए, आधारभूत संरचना को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से भागों में? दो भागों में। एक है हमारा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना और एक है हमारा, या फिर एक है हमारा आर्थिक आधारभूत संरचना और एक है हमारा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो देखिए, इसी चीज से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस है कि गैर आर्थिक में कौन आता है और आर्थिक में कौन आता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं। तो देखिए, हमारा आर्थिक में आता है वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। आर्थिक में क्या आता है? वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। अगर आप दोनों में से आर्थिक, ठीक है, और गैर आर्थिक में से अगर आप एक को भी याद कर लीजिएगा ना तो आप सवाल बना दीजिएगा। ठीक है, अगर होगा तो आर्थिक में होगा, अगर आर्थिक में नहीं होगा तो गैर आर्थिक में होगा। तो देखिए, एक हो गया हमारा गैर आर्थिक में शिक्षा। देखिए, गैर आर्थिक का मतलब जो पर्सनल काम है ना हमारा, वही है हमारा गैर आर्थिक, और इसके तीन ही उदाहरण है। ठीक है, एक शिक्षा, एक हो गया हमारा नागरिक सेवा और एक हो गया स्वास्थ्य। तो गैर आर्थिक याद करने का तीन ही चीज, शिक्षा, नागरिक सेवा, स्वास्थ्य। 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 ये हो गया गैर आर्थिक। और आर्थिक में क्या हो गया? तो वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। आर्थिक में हो गया वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। आर्थिक में क्या हो गया? तो वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। और गैर आर्थिक में क्या हो गया? तो शिक्षा, नागरिक सेवा, स्वास्थ्य। शिक्षा, नागरिक सेवा, स्वास्थ्य। उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कर लीजिएगा और यहाँ से मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। दिलासा नहीं दिलाता हूँ, सॉरी, दिलासा निकल गया, लेकिन गारंटेड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने का। नेक्स्ट वाले स्लाइड पर आपका स्वागत है। और नेक्स्ट वाला स्लाइड देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक, यानी कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, यानी कि मनुष्य के पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए तो मनुष्य को जो जिंदगी है वो काफी बेहतर बनेगा, वही मनुष्य के लिए पूंजी है। तो देखिए, एक तो मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? तो एक होना चाहिए मनुष्य के पास भोजन। ठीक है, दूसरा होना चाहिए हमारा वस्त्र, तीसरा होना चाहिए हमारा आवास, और चौथा होना चाहिए हम स्वस्थ होने चाहिए, और पांचवा क्या होना चाहिए हमारे पास? शिक्षा। अगर ये पांचों चीज किसी व्यक्ति के पास रहेंगे तो वो व्यक्ति समाज में बेहतर बन सकता है, और इन गरीबों व्यक्तियों को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और जब इन गरीबों व्यक्तियों को मानव पूंजी के सभी हक अच्छे से मिल जाएंगे तब हमारा एक दिन देश विकसित बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मानव पूंजी के घटक कौन कौन से हैं? तो मानव पूंजी के घटक हैं, एक बार फिर से मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। मानव पूंजी घटक है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। देखिए, हम एक ट्रिक से याद करते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। कि गुरुजी मानव पूंजी के 5 ही घटक, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। 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 बार बार बोलते रहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात सील पड़त निशान। यानी कि कुएं के पास आप देखते हैं जो रस्सी होती है वो बार बार आती है और पत्थर को भी काट देती है। तो अभी अगर आप बार बार बोलते हैं तो चीजें आपके सब कॉन्शियस माइंड में फिट होगी और एग्जाम में क्वेश्चंस देखते ही आप क्वेश्चंस को फोड़ कर आओगे। ठीक है, देश का आर्थिक विकास को शिखर पर पहुंचाने के लिए मानव पूंजी का बेहतर होना आवश्यक है। किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास करना है तो मानव पूंजी का तो बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि अगर उस देश के लोग के पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उस देश का विकास होगा कैसे? सिंपल सी बात है, कोई दबाव देने वाली काम नहीं। चीज़ों के आराम आराम से पढ़िए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में हमारी मैडम जी दिख रही हैं,
तो अभी हम उन पे चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे अपने पॉइंट के ऊपर। तो देखिए पॉइंट में, भारत में सेवा क्षेत्र में कॉल सेंटरों की संख्या बनी है। तो देखिए सेवा क्षेत्र में आज की जैसे मान के चलिए, जैसे आप मान के चलिए आप डाटा वगैरह चलाते होंगे, तो जैसे ही आपका डाटा प्लान खत्म होता है तो उधर से जियो की मैम फ़ोन करती है, सर नमस्कार, आपका डाटा प्लान खत्म हो चुका है, आप जल्द से जल्द डाटा करा लें, ठीक है ना। तो यही जो लोग हैं वो जो कॉल सेंटर में काम करती हैं और लोगों को क्या करती हैं, बताने का काम करती हैं। तो सेवा क्षेत्र में क्या हुआ ना, इन कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि अब वो लोग घरे घर तक नहीं ना पूछेंगे कि आपके पास जियो का सिम है, आपका रिचार्ज खत्म है, आप करवा लीजिए, ऐसे नहीं ना बोलेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पता चलेगा कि उम्रें पार हो गए एक राज्य में करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कॉल सेंटर की संख्या क्या हो गई, भारत में बड़ी है। और ठीक है, देखिए 1947 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आप सुनते हैं ना, आकाशवाणी पटना केंद्र से आपका स्वागत है, मैं सुधीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज की ताज़ा खबर में यह हुआ कि गुजरात में ट्रेन फिर से हादसा हो गया और सड़कें अपने गड्ढों पर भर ही रही है। पता नहीं कैसे कैसे मैंने बोल दिया, ठीक है। तो 1957 में क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के क्या कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी ब्लूप्रिंट केंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप देख लीजिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट है भारत का पहला टेलीविजन केंद्र। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र, जो ये ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, जो टीवी पर आप चीज़ें देखते हैं, तो इसी टाइप की जो चीज़ें जहाँ होती हैं, जो देता है अधिकार इन चीज़ों को चलाने का, उसी को टेलीविज़न केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। जो पिक्चर्स वगैरह चलती है ना, उसे जो अधिकार देता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेलीविज़न केंद्र। तो भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो गुरुजी दिल्ली में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। कहाँ कि दिल्ली में। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड वर्क की ओर, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत का सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा है एवं बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर का प्रतीक बना। देखिए यहाँ पे भारत जो है वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा है। सॉफ्टवेयर बेसिकली हम किसको बोलते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर वे चीज़ होती हैं टेक्नोलॉजी को जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते। आप जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप केवल वीडियो देख सकते हैं, हमारे वीडियो को छू नहीं सकते। आप छू सकते हैं, वीडियो से हमें छू सकते हैं, आप स्क्रीन को छू सकते हैं, आप डिस्प्ले के अंदर के लाइटों को छू सकते हैं। तो वो सब जो क्या है, वो सभी होते हैं सॉफ्टवेयर, और जिसे आप छू सकते हैं। जैसे आप बटन को छू सकते हैं अपने मोबाइल को, तो आपके मोबाइल का बटन क्या हो गया, तो हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, हार्डवेयर। क्या हो गया, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो अंदर डिवाइसेज में जो चीज़ें की काम होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर। जैसे स्क्रीन के अंदर जो आप वीडियो चल रहा है, हमारा वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हमारा वीडियो, तो ठीक है। तो ये वीडियो जो हमारा चल रही है क्या हो गया, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो देखिए भारत में सॉफ्टवेयर का क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ा है एवं बेंगलोर जो है सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भारत का प्रतीक बना है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है बेंगलोर, ये सूचना के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और सूचना प्राप्ति के क्षेत्र में, ठीक है ना। बेंगलोर काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है और बेंगलोर को हम लोग द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिलिकॉन नामक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक का काफ़ी बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। तो ये पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। और देखिए भारत के इंजीनियर का स्थान विश्व में अव्वल है, यानी कि भारत का जो इंजीनियर है वो विश्व में अव्वल है। भले ही भारत में पुल गिरता है लेकिन विश्व में पुल नहीं गिरता है, क्योंकि वहाँ के ठेकेदार सही है और वो जो काम करते हैं वो भारत के इंजीनियर ही करते हैं। इसीलिए जो भारत के इंजीनियर को क्या बोला जाता है, तो भारत के इंजीनियर जो है वो विश्व में अव्वल है, ठीक है। भारत के इंजीनियर विश्व में क्या है, अव्वल है। यहाँ पर देख लीजिए एक आप इंजीनियर का तस्वीर, और यहाँ पे आप बेंगलोर देख सकते हैं जो सूचना में, टेक्नोलॉजी में और सिलिकॉन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है, और अगर आपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए और सभी चैप्टर को पढ़िए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। नेक्स्ट वाला स्लाइड में हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले स्लाइड में हम मिलेंगे एक आपसे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वैश्वीकरण, ठीक।